हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट 2 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 2 विजिट कर सकते हैं। तो पार्ट 2 में अपन ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी की थी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि जो रिएक्शन की जो रेट जो होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड करती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर सेकंड पावर पे डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और अगर डिपेंड ना करे, बोले तो जीरो पावर पे डिपेंड करे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अपने सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उनके अपन को इंटीग्रल रेट इक्वेशन भी निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेंगे, और वी कैन से रेट डिपेंड्स ऑन जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जीरो पावर पे डिपेंड करने का क्या मतलब है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे H2 + Cl2 2HCl। ये जो रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगी, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे जो भी रिएक्शन है वो कंडीशन पे या कैटालाइसिस पे डिपेंड करती है, कैटालिस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट रिएक्शन जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी, मतलब H न्यू होगा तो रिएक्शन की रेट अच्छे से आएगी। H2 और Cl2 की कंडीशन पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। और वो सारी रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन जो किसी मेटल की सरफेस पे होती है, वो सारी रिएक्शन भी किस में आती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आती है। क्योंकि मेटल की जो सरफेस जो कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे, एक सर्टेन टाइम बाद वो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से पूरी तरह से कवर हो जाएगी। सपोज करो कि ये कैटलिस्ट है, इसकी सरफेस पे रिएक्शन हो रही है और ये जितने भी मॉलिक्यूल थे ये इसके सरफेस के ऊपर जुड़ गए। अब अगर मैं और मॉलिक्यूल ले लूं, कंसंट्रेशन बढ़ा भी दूं रिएक्टेंट की, तो वो तो यहाँ पे जुड़ नहीं सकते, तो फिर उनकी कंसंट्रेशन का कोई रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगी। तो वो सारी रिएक्शन किस में आएगी, जीरो ऑर्डर में। दो एग्जांपल आपके दे रखे हैं, फॉस्फीन का डिकम्पोजिशन और NH3 का डिसोसिएशन। ठीक है, इन दोनों का डिसोसिएशन जो है वो कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर, क्योंकि ये मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में हो रहा है और ये टंगस्टन। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। अच्छे से समझना आप, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी है। तो देखो एक रिएक्शन लेते हैं अपन कि A एक रिएक्टेंट था और P प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो T = 0 समय पे स्टार्ट करते हैं अपन, जीरो टाइम पे, T = 0 टाइम पे A की कंसंट्रेशन जो है वो अपन स्मॉल e मान लेते हैं, और प्रोडक्ट तो अभी बने नहीं है तो उसको अपन क्या मान लेंगे, जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब T = T टाइम बाद, कुछ टाइम बाद में A में से कुछ कम हो जाएगा, सपोज करो X अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो जितना यहां से कम होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से यह बन जाएगा, क्योंकि आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, तो इधर से x कम हुआ तो ये भी कितना बन जाएगा, x, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले अपन रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो देखो रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं कि रेट को डिनोट कैसे करना है। तो अगर a के फॉर्म में डिनोट करूं तो क्या लिखेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। ये रिएक्टेंट था तो माइनस लगा है, ये प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं लगा। कंसंट्रेशन अपन को पता है T टाइम पे, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, dx/dt, और x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं dx/dt। तो किसी भी फॉर्म में अपन ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पर अपन ये dx/dt यूज करते हैं। तो ये तो हो गई रेट। ठीक है, अब रेट डिपेंड किस पे करेगी, तो रेट लॉ कहता है कि रेट जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, A - x, और इस पे कैसे डिपेंड करेगी, इसकी जीरो पावर पे। क्यों, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जब अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो A - x की पावर अपन क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो वो क्या आता है अपन को पता है, रेट कांस्टेंट। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का है तो अपन क्या लगा देते हैं, k0, कोई प्रॉब्लम नहीं। A - x की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1। इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा यहाँ से। A - x की पावर 0 मतलब 1, तो 1 को हटा देते हैं, तो पीछे क्या बचेगा, dx/dt = k0। ये dx/dt = k0।
ये अपनी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगी। अब इससे अपन को आगे करना, अपन को तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो वो ये जो dt जो है इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, dx इक्वल टू के नॉट की जगह के नॉट, या नॉट का मतलब सिर्फ ये है कि ये जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, आप चाहो तो मत भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब नॉट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। dt दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, dx का भी इंटीग्रेशन कर देते हैं और इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक यहां पर लिमिट लगाकर करते हैं और एक विदाउट लिमिट। जो विदाउट लिमिट करते हैं तो यहां पर इंटीग्रेशन का आंसर लिखने के साथ अपन एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी लिखते हैं, और लिमिट लेकर करेंगे तो वो जरूरत नहीं होगी। हालांकि लिमिट लेके भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में विदाउट लिमिट वाले तरीके से किया हुआ है, इसलिए मैं उस तरीके से करा रहा हूं। आपको ये लिमिट लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, ठीक है। के नॉट तो क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा नहीं, उसको अपन बाहर ले लेंगे, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और साथ में c क्या आ जाएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो where c is a integral coefficient and can be determined by applying initial condition of reaction। अब रिएक्शन की इनिशियल कंडीशन क्या थी, जब t इक्वल टू 0 था उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बोले तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 0 रही होगी। तो t इक्वल टू 0 और x 0 यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ x की जगह 0 और यहाँ t की जगह 0, t की जगह 0 पुट करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो c की वैल्यू अपन लिख देते हैं, ये पुट करने पर कितनी आई, 0। ये c की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू k0t, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे रेट कांस्टेंट निकालना हो के नॉट तो क्या हो जाएगा, x अपॉन t, ठीक है। तो ये अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी आ गया, और यही अपनी इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। के नॉट क्या है, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, उसकी अपन यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालने का फॉर्मूला निकाला था अपन ने, क्या था, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n, n की जगह अपन क्या पुट करते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो n की जगह 0 पुट कर देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर को ऊपर लेके चले जाएंगे, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ग्राफ भी खींचना है अपन को, किस किस के बीच में, x और t के बीच में, इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके अपन खींचेंगे। देखो लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके एंड में मैंने ग्राफ समझाए थे बहुत सारे, तो ये जो इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, जहां m स्लोप थी और c क्या थी, इंटरसेप्ट। यहां पर इक्वेशन है x इक्वल टू k नॉट t, y की जगह x रख दिया, x की जगह t रख दिया, ठीक है। इंटरसेप्ट नहीं है, जब इंटरसेप्ट नहीं होता है तो स्ट्रेट लाइन कहां से स्टार्ट होगी, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगी कहां से, ओरिजिन से, और इसकी जो ये स्लोप होगी वो स्लोप देखो, x का जो मल्टीपल होता है वो स्लोप बोले तो यहां जो रखते हैं, या t का मल्टीपल क्या है, k नॉट। तो x और t का ग्राफ खींचे तो जो स्लोप होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के क्या होगी, बराबर होगी। तो इस तरीके से ये अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या हुआ, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया अपन ने, या फिर अपन ऐसे कहे कि अपन ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन इसकी हाफ लाइफ करते हैं। हाफ लाइफ, देखो हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, या फिर इसे समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट आधे ही बचे, या फिर इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट की अब कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी हो गई है, आधी, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह गई, जैसे भी आप समझना चाहें। तो टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड, एंड इसे किससे डिनोट करते हैं अपन, टी हाफ से। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो एकदम सिंपल सा है, देखो x इक्वल टू क्या था, k नॉट अपॉन k नॉट t था, तो पहले मैं t का फॉर्मूला निकाल देता हूं, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, x अपॉन k नॉट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो t की जगह मैं लिखता हूं t हाफ, ये मैंने जहां t था वहां लिख दिया t हाफ। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, x बेसिकली किसको डिनोट कर रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, ठीक है।
तो मैंने ये पहले भी ऊपर ही समझा दिया कि जो टी हाफ वो टाइम पीरियड होगा जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी, क्योंकि जब आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बन चुका है, रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट का हाफ। तो टी हाफ अगर मैं लिखूंगा, टी की जगह टी हाफ लिखूंगा तो मुझे एक्स की जगह कितना लिखना पड़ेगा, a/2। क्यों, ए क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, तो ये लिख देते हैं एक्स की जगह a/2 और के नॉट की जगह के नॉट। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a/2 के नॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, ए के, आमने सामने है ना। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ जो आती है किसकी, जीरो ऑर्डर की, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जब अपन फर्स्ट ऑर्डर करेंगे तो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ये दोनों पॉइंट याद रखना आप। और एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं, जीरो ऑर्डर की जो भी कंसेप्ट, जो भी चीजें हैं वो फर्स्ट ऑर्डर में नहीं लगानी है, ठीक है। तो टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही है, जीरो ऑर्डर के लिए। और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगर मैं टी हाफ और ए के बीच में ग्राफ खींचू तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज इधर देखो अजीब सी है, अगर मैं रेट और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व खींचू जीरो ऑर्डर के लिए तो कैसा आएगा ये, क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर में रेट जो होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है। लेकिन अगर टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ग्राफ खींचू तो ऐसे आ रहा है। एक चीज और कर लेते हैं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल करने में हेल्प होगी। कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम मतलब रिएक्शन पूरी कंप्लीट कब होगी वो टाइम निकालते हैं। तो देखो अगर T की जगह मैं TC लिखना चाहूं, C यहां पर कंप्लीशन को शो कर रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया, पूरे के पूरे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें T की जगह TC लिख दिया, तो X की जगह मैंने A लिख दिया, K नॉट की जगह K नॉट। तो ये तो कंप्लीशन टाइम। अब अगर मैं इसे हाफ लाइफ से कंपेयर करूं तो देखो हाफ लाइफ में A/2 K नॉट आ रहा है, इधर A/K आ रहा है, तो ये A/K की जगह TC लिख दिया और नीचे 2 आ गया। इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कंप्लीशन टाइम की कितनी होती है, आधी। अब आप कहोगे ये कौन से कहने की बात है, आधी होगी, लेकिन ये पॉइंट सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए सही है। आप इस कंसेप्ट को फर्स्ट ऑर्डर में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो है वो कंप्लीशन टाइम की हाफ होगी, और ऐसे भी कह सकते हैं कंप्लीशन टाइम टी हाफ का डबल होगा, ठीक है। एक और चीज, कुछ और बुक में जो आपका डेरिवेशन है वो एक्स ए के फॉर्म में ना करके ऐसे किया हुआ है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को ऐसे शो किया। ए रिएक्टेंट था ना अपना, तो इनिशियल, ये ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन, और नॉट लगा देते हैं। तो स्मॉल ए ना लिखकर उसमें क्या लिखा होता है, कंसंट्रेशन इनिशियल। a माइनस एक्स क्या थी, t समय के बाद में या t टाइम के बाद में कंसंट्रेशन थी, तो a माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ a आफ्टर t टाइम। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, a नॉट और माइनस ए टी करूं, बोले तो a में से a माइनस एक्स घटाऊं तो क्या आ जाएगा, x आएगा। इसका मतलब अगर मैं ये सारे के सारे फॉर्मूले जैसे कि कुछ बुक में इनके फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, तो अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं जहां x लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखूंगा, a नॉट, a की कंसंट्रेशन माइनस a की कंसंट्रेशन t टाइम पे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहां पर क्या था, x इक्वल टू k नॉट t था, तो x की जगह ये लिख दिया, k नॉट की जगह k नॉट, t की जगह t। अब k नॉट का फॉर्मूला ये आ जाएगा, t इधर ट्रांसफर कर देंगे। इससे at का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो इसको इधर ले आऊं, इसको इधर, तो ये फॉर्मूला जाएगा। और हाफ लाइफ का अगर फॉर्मूला निकालना चाहूं इस फॉर्म में, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन को ए की जगह ए नॉट से डिनोट किया। तो कुछ बुक में फॉर्मूला इस फॉर्म में भी है, तो अगर आप कभी देखो, जरूरी नहीं है ये आपको करना है, आप कोई लोड मत लो, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसे इस फॉर्म में फॉर्मूले देखो तो आप ऐसा ना कहो कि सर ने नहीं बताया तुम्हें, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग से भी इस तरीके से करेंगे कि कर सकते हैं कि आंसर इसी फॉर्म में आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक आपकी बुक के पीछे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वो करते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी अपन ने की भी थी,
NH3 जो था N2 प्लस 3H2 में कन्वर्ट हुआ था प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2, ऐसे क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में किए थे कि अपन N2 के प्रोडक्शन या फॉर्मेशन की वो रेट निकालते थे, उसके लिए अपन पहले रेट एक्सप्रेशन लिखते थे, ठीक है। उसी तरीके से करना है। एक चीज देखो और क्लियर कर रहा हूं, क्वेश्चन में K की वैल्यू दे रखी है रेट कांस्टेंट की, और उसके पीछे यूनिट दे रखी है। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी बनाया जा सकता था, आपको क्वेश्चन में ये देता ही नहीं कि ये जीरो ऑर्डर है, तो फिर आप ऑर्डर कहां से पहचानते, K की यूनिट से भी पहचान सकते हैं। चलो अपन क्वेश्चन पे करते हैं। तो देखो 2NH3 ये रिएक्शन N2 प्लस 3H2 थी, इसके लिए पहले रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां लिखते हैं, अपॉन में, और क्योंकि ये रिएक्टेंट था तो माइनस। N2 के फॉर्म में लिखूं तो dN2 अपॉन dt, और H2 के फॉर्म में लिखूं तो d कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt, और 3 अपॉन में आ जाएगा। ये अपन रेट एक्सप्रेशन में बराबर लिखते हैं, लेकिन इस तरीके से न्यूमेरिकल करने के लिए इन सब में से किसी एक की वैल्यू चाहिए। तो अब वो वैल्यू कहां से लाए, तो देखो रेट जो होती है वो जीरो ऑर्डर की कैसे निकाल सकते हैं, K नॉट, और उसके आगे देखो ये जीरो ऑर्डर की क्या किसी भी ऑर्डर की ऐसे ही निकालते हैं, K नॉट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सही है ना। रेट लॉ यही तो कहता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो K नॉट, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या लगा देंगे, जीरो। इसका मतलब मुझे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहिए नहीं। आंसर किसके बराबर होगा, सिर्फ K नॉट के बराबर, और K नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन इजी हो गया, ये पूरा इसके इक्वल है, ये पूरा इसके इक्वल है, और ये पूरा इसके इक्वल है। अब मैं जो मेरे से पूछे वो मैं निकाल सकता हूं। तो क्या निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, बोले तो dN2 कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt निकालना है। तो ये तो एक दूसरे के डायरेक्टली ऐसे ही बराबर है, तो डायरेक्ट लिख दिया बराबर। दूसरा निकालना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का देखो ये पूरा सेट और ये बराबर है, मुझे सिर्फ प्रोडक्शन रेट निकालनी है, किसकी, हाइड्रोजन की, रेट नहीं निकालनी। तो ये 3 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो एक बार समझ में आए तो आप खुद अपने हाथों से एक बार अच्छे से समझ के इसको करो, क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए जो है वो B प्लस C में कन्वर्ट हो रहा है, और A की इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.1 है, और A की कंसेंट्रेशन 0.08 दे रखी है 10 मिनट के बाद में। हाफ लाइफ और कंप्लीशन टाइम निकालना है, तो देखो एक एक करके लेते हैं। A की इनिशियल कंसेंट्रेशन बोले तो स्मॉल a दे रखे, आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हो, मैं अपनी बुक वाले सिंबल ही यूज करता हूं। इनिशियल कंसेंट्रेशन दे रखी है, और t टाइम के बाद में कंसेंट्रेशन दे रखी है। तो अपन ने डेरिवेशन किया था, तो देखो क्या लिखा था, t इक्वल टू 0 पर a, और t इक्वल टू t पर क्या लिखा था, a माइनस एक्स। तो बोले तो ये पूरा a माइनस एक्स दे रखा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो x कैसे निकालूंगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा, a में से a माइनस एक्स करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 में से 0.808 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले मैं K नॉट निकालता हूं। देखो K नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू K नॉट t, तो K नॉट इक्वल टू x अपॉन टी। x की वैल्यू कितनी है 0.02, और t कितना दे रखा है 10 मिनट, ठीक है। एक चीज याद रखना, अपन यहाँ t जो है वो 10 मिनट ले रहे हैं, तो हर टाइम जो है वो मिनट में ही आएगा। अपन इसको सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर अपन को टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 2 K नॉट। तो a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, और K नॉट की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली, 2 की जगह 2, सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 25 मिनट, ठीक है। अब कंप्लीशन टाइम निकालना है, तो कंप्लीशन टाइम यहां से ये ट्रिक यूज कर लेंगे। कंप्लीशन टाइम जो होता है टी हाफ का डबल होता है, तो ये 25 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 50 मिनट। तो इस तरीके से अपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी कर लिया, ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी, देखो जीरो ऑर्डर वो थी रिएक्शन जिसकी रेट जो थी वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती थी, या उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 0 पावर पे डिपेंड करती थी। तो यहाँ कितनी पावर पे डिपेंड करेगी, 1 पावर पे डिपेंड करेगी, वो क्या कहलाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक में, एक थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट का, और एक थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोट्रोप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इंटीग्रल रेट इक्वेशन निकालनी। देखो ये डेरिवेशन हूबहू वैसा का वैसा ही अपन को फॉलो करना है जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर में किया, आंसर अपने आप ही अलग आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ए रिएक्टेंट था, पी प्रोडक्ट था, टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसेंट्रेशन अपन ने क्या मानी ए, और जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी होगी 0। टी इक्वल टू टी टाइम पे इसकी कंसेंट्रेशन ए माइनस एक्स हो गई और इसकी कितनी हो गई एक्स हो गई। रेट एक्सप्रेशन लिखने की बात करें तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, ए के फॉर्म में लिखूंगा तो माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, पी के प्रॉब्लम फॉर्म में लिखूंगा तो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मैं ए माइनस एक्स की फॉर्म में लिखता हूं तो माइनस डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, और एक्स के फॉर्म में लिखता हूं तो डी एक्स अपॉन डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेट लॉ क्या होता है कि रेट मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, अपन ने उसमें भी इसी फॉर्म में लिखी थी डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब किस पे डिपेंड करेगी, वहां लिखा था a माइनस एक्स की पावर 0, यहां पे लिखेंगे a माइनस एक्स की पावर 1, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, वहां आया था k0 क्योंकि जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट था, यहां फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, वहां ये वाली टर्म हट गई थी क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती तो 1, यहां पे ऐसे कैसे रहेगी, ये अपनी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फिर अपन ने वहां पे क्या किया, dt को इधर ट्रांसफर किया था, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, इधर भी ऐसे ही करेंगे, dt को इधर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ये वाली जो टर्म है इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो देखो dt को इधर लेके a माइनस एक्स को इधर लेके आए, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, इस तरफ भी इंटीग्रेशन किया और इस तरफ भी। इंटीग्रेशन करने से पहले इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला जो यहाँ पे काम आएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं या dx अपॉन एक्स, उसको कहते हैं ln x। अब यहाँ पे ln क्या है, तो ln बेसिकली log है जिसके बेस में स्मॉल e एक्सपोनेंट वाला e होता है। ठीक है, एक अपन यहाँ डेरिवेशन में खाली log लिखेंगे तो वो log होगा जिसके बेस में 10, आप सब जानते होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं, log अलग अलग बेस के फॉर्म में लिया जा सकता है। ठीक है, तो log e जो होता है उसको ln लिखते हैं, log 10 जो होता है उसे log लिखते हैं। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो 2.303 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपने 11th में भी किया होगा, लेकिन अभी आप फिजिक्स में भी करेंगे, बहुत बार केमिस्ट्री में भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है ln x, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा ln a माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन ये x के आगे जो माइनस था इसकी वजह से यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, k1 बाहर चला जाएगा और dt का क्या हो जाएगा t, और c इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि अपन विदाउट लिमिट क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर लिमिट पुट करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है और उसमें फिर c की वैल्यू पुट करने की कोई नीड भी नहीं होगी, लेकिन आपकी बुक में इस तरीके से दिए रखा है इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आगे चलते हैं, देखो c क्या है, अपना इंटीग्रल कोफिशिएंट है, और इसकी वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, c की वैल्यू निकालने के लिए अपन को रिएक्शन की इनिशियल कंडीशन पुट करनी है। तो t इक्वल टू 0 पुट करें अगर इस इक्वेशन में, तो साथ में x इक्वल टू भी 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कितना था 0। तो देखो अगर इस इक्वेशन से देखें तो t की जगह 0 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इस तरफ सिर्फ c बचेगा, और इधर x की जगह 0 पुट करूंगा तो माइनस ln a बचेगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ln a। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो देखो माइनस ln a माइनस एक्स, k1t की जगह k1t और c की जगह माइनस ln a पुट कर दिया। ठीक है, इस माइनस को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो गया, k1t की जगह k1t। अब लॉग में दो चीजें माइनस में होती है तो उसे अपॉन में लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n होता है, और लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर माइनस में थी इसलिए अपॉन में लिख देंगे ln a अपॉन a माइनस एक्स। पहले वो चीज लिखेंगे जो पहले थी वो ऊपर लिखेंगे, बाद में थी वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, k1t, मुझे k1 का फॉर्मूला निकालना है, t को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 1 अपॉन t, और ये ऐसे कैसे ln a माइनस एक्स। अब इस ln की जगह अपन को log लिखना है, क्यों लिखना है log, क्योंकि अपन जो जनरली log की वैल्यू जानते हैं, log 2 की, log 3 की, या जो कैलकुलेटर में डायरेक्ट अपन निकालते हैं विदाउट कुछ एडजस्टमेंट किए, तो वो log के बेस में 10 के हिसाब से वैल्यू होती है, इसलिए अपन को यहाँ पे log 10 में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले ही बता रखा, कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2.303, तो 1 को 2.303 से मल्टीप्लाई कराया तो 2.303 अपॉन t, ये ऐसे कैसे, ये अपने इंटीग्रल रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। इस इक्वेशन को आप याद करें, उधर भी जीरो ऑर्डर वाली भी याद करें, जीरो ऑर्डर की तो एकदम सिंपल सी थी।
ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन याद हो सकती है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और वहां पे सिंपल सा था एक्स अपॉन टी। ठीक है, यूनिट देखेंगे तो यूनिट अपना वही फॉर्मूला मोल अपॉन लीटर इनवर्स 1 माइनस एन, एन की जगह क्या पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का 1, तो 1 माइनस 1 0 जाएगा, वो पूरी टर्म हट जाएगी, पीछे सिर्फ क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें एक न्यूमेरिकल में के की वैल्यू दे देते हैं और डायरेक्ट पूछते हैं कि रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो अपन यूनिट से पहचान सकते हैं। अब कुछ ग्राफ खींचने, अच्छे से समझना। देखो ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे अगर मैंने लास्ट वीडियो में वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के डिफरेंट जो भी ग्राफ बताए थे वो अच्छे से आपने देखे हो, नहीं देखे हो तो अभी भी विजिट कर सकते हैं वो। तो देखो अपन को ग्राफ खींचना है लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच में, तो पहले अपन को जो अपने पास इक्वेशन है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि एक तरफ लॉग ए माइनस एक्स आए और एक तरफ टी आए। तो देखो ये वाली इक्वेशन जो थी, कौन सी, ये वाली अपने इक्वेशन, इस इक्वेशन में अपने t और log a माइनस एक्स तो एक ही तरफ है, तो अपन क्या करते हैं इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो देखो जैसे ही दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी k1t अपॉन 2.303, तो ये इक्वेशन आ गई log a अपॉन a माइनस एक्स k1t अपॉन 2.303। अब देखो ग्राफ किस किस के बीच में खींचना है, ग्राफ खींचना है इसके बीच में जो y एक्सिस पे ले रखा है, तो ये y के बराबर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ब्रैकेट में लिख देता हूं, और t के बीच में, तो t क्या हो गया x हो गया। ठीक है, और जो उसका मल्टीपल जो होता है वो m की वैल्यू हो गई, सही है ना, और प्लस माइनस में कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटरसेप्ट नहीं है, और इंटरसेप्ट नहीं है मतलब ये लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से, और स्लोप किसके बराबर होगी, जो यहां पे लेते हैं उसके मल्टीपल के बराबर, तो t का मल्टीपल क्या है k अपॉन 2.303, उसके इक्वल टू स्लोप हो जाएगी। एक ग्राफ और खींचना है, ग्राफ खींचना है log a माइनस एक्स और t के बीच में, तो पहले अपन को इक्वेशन मॉडिफाई करनी पड़ेगी, तो इस इक्वेशन से ही आगे बढ़ते हैं। देखो अगर माइनस में थे तो अपॉन में लिखते हैं, तो अपॉन में हो तो माइनस में लिख सकते हैं, तो log a अपॉन a माइनस एक्स को लिख दिया log a माइनस log a माइनस एक्स k1t 2.303, ऐसे कैसे। अब मैंने ये तो इधर लेके आ गया और ये वाला उधर लेके चला गया, अब फ्लिप करके लिख देता हूं log a माइनस एक्स ये रहा और ये इधर। अब मेरे को ग्राफ किस किस के बीच में खींचना है, इसके बीच में, तो ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल, ये इधर लिखा है इसलिए, t इधर लिखा हुआ है, ये x के इक्वल, इसमें प्लस माइनस में भी कुछ है, ये c है, और उसके आगे साइन कैसा है, प्लस का, मतलब इंटरसेप्ट प्लस का होगा, और t का जो मल्टीपल है वो माइनस में, इसका मतलब स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब स्लोप नेगेटिव होगी इसलिए लाइन ऊपर ना जाकर ऐसे नीचे जाएगी, और स्टार्ट कहां से करेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट है और वो भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, इसलिए अपन ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो ये ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट किया, स्लोप प्लस की होती तो ऊपर चले जाते, लेकिन स्लोप माइनस की है तो नीचे चले जाएंगे। ये इंटरसेप्ट कितने के बराबर होगा, log a के बराबर होगा, स्लोप जो होगी वो माइनस k1 अपॉन 2.303 के बराबर है, माइनस की है इसलिए नीचे जा रहे हैं। इस तरीके से ये अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो अपने डेरिवेशन था k1 फाइंड करने का या इंटीग्रल रेट इक्वेशन फाइंड करने का वो पूरा होता है। आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन इसकी हाफ लाइफ निकालते हैं और एक और इसकी फॉर्म भी डिराइव करेंगे, इंटरवल इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं अपन हाफ लाइफ से। देखो हाफ लाइफ की डेफिनेशन नोट करनी है वो कि वही है कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जहां क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट के आधे बन चुके होते हैं या फिर रिएक्टेंट की आधी अमाउंट बचती है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। K इक्वल टू क्या था, 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। अपन को टाइम निकालना है इसलिए टाइम का फॉर्मूला इस K को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब अगर t टाइम की जगह मैं t हाफ रखूं तो उस समय x की जगह कितना पुट करना है, a/2, ऐसे ही किया था ना, पुट कर देते अपन। तो देखो t की जगह t/2 कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम की सेम, बस x की जगह a/2 कर दिया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो a/2 आ जाएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। देखो 3 log की वैल्यू आप याद कर लोगे तो आपको किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। वैसे एग्जाम में दे रखी होती है पर फिर भी मैं चाहता हूं आप 3 वैल्यू याद रख ले, log 2 की, log 3 की और log 5 की। इनसे लगभग अपन सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.693 अपॉन के आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो होती है,
रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। जब आप फिजिक्स करेंगे तो फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी का एक चैप्टर आएगा और उसका जो डेरिवेशन जो होगा वो ऑलमोस्ट अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा का जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उधर भी फॉर्मूला टी हाफ वहां पे भी निकालेंगे, वहां पे भी फॉर्मूला 0.693 और नीचे वहां के की जगह कुछ दूसरा सिंबल हो सकता है। ठीक है, तो आगे करते हैं। हाँ, तो टी हाफ जो है इसके फॉर्मूले में ए तो आ ही नहीं रहा, ए बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म तो आ ही नहीं रही। इसका मतलब टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब टी हाफ क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। देखो अक्सर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनका जो टी हाफ होता है वो कांस्टेंट आता है। उसका कारण यही है क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से डीके होते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले सब्सटेंस का जो टी हाफ होता है वो फिक्स होता है। जैसे कार्बन का होता है 5770 ईयर ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसका वो फिक्स रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन की इनिशियल अमाउंट कितनी है। C14 की बात कर रहा हूं, कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो टी हाफ फिक्स आता है और वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। बोर्ड में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कि प्रूफ करो कि हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर की वो कांस्टेंट आती है, तो ये डेरिवेशन कर देना है, कांस्टेंट ही। अगर 1-2 नंबर का हो तो यहां से स्टार्ट कर दो, कुछ बड़े नंबर का है तो अपन फर्स्ट ऑर्डर का पहले के निकाल के फिर ये भी कर सकते हैं। अगेन एक मैं फिर वापस उसी फॉर्म में भी आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको हर चीज आनी चाहिए, नॉलेज जितना भी ले कम है। तो देखो अगर ए को मैं ए ब्रैकेट नॉट से डिनोट करूं और ए माइनस एक्स को ए टी से और एक्स को ए नॉट और ए टी से, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो के इक्वल टू 2.303 टी अपॉन लॉग। ऊपर क्या आता है ए और नीचे ए माइनस एक्स। ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए ब्रैकेट में नॉट और ए माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, ए टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी कहीं देखने को मिले तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है। और टी हाफ के फॉर्मूले में तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं। एक चीज और मैंने पहले भी बोली है और अभी भी बोल रहा हूं, इन फॉर्मूलों को मतलब स्टार्टिंग से अपन इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपकी बुक में ये है तो इससे कर सकते हैं अपन सॉल्व, तो किसी से भी कर सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देते हैं और न्यूमेरिकल को अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो न्यूमेरिकल 100 मिलाओ या 200, अगर आप 2 न्यूमेरिकल भी ढंग से करने की कोशिश करते हो तो वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो अच्छे से समझे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है। देखो क्या लिखा हुआ है, सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन ऑफ कंप्लीशन 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ हाफ लाइफ। मतलब कि रिएक्शन 99.9% जितने टाइम में कंप्लीट होती है वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है। ठीक है, तो प्रूफ करते देखो k का फॉर्मूला क्या है, 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। मैं बार बार कह रहा हूं ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन में जो परसेंटेज दे रखी है उससे अपन समझते हैं। देखो परसेंटेज में दे रखा होता है इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन अपन 100 मान लेते हैं। वो कह रहा है जितनी कंप्लीट हो गई है वो x की जगह लिख देंगे, तो a माइनस एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, दोनों को माइनस करके। एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि इतना परसेंटेज बचा है तो वो a माइनस एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, a माइनस एक्स, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि कंप्लीशन 99.9% रिएक्शन, मतलब 99.9 पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये नहीं बताया कि पीछे कितना रहा है, तो ये x की वैल्यू, अगर वो बताता पीछे कितना रहा तो वो a माइनस एक्स की वैल्यू होती। जो भी अपन एक दूसरे में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, या a और x दे रखा है, a माइनस एक्स निकाल दिया। फॉर्मूले में अपन को क्या टाइम प्रूफ करना है, इसलिए t का फॉर्मूला निकाल दिया, इधर t को ले गए, k को इधर ले आए, 2.303 अपॉन k, लॉग की जगह लॉग, a की जगह 100 और a माइनस एक्स की जगह कितना आ गया 0.1। ये 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 3। लॉग में एक फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n, तो n आगे आ जाता है n लॉग m बन जाता है। क्या फॉर्मूला होता है लॉग m की पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है n लॉग m। ठीक है, तो ये 3 आगे आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब 2.303 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये टाइम क्या है 99.9% कंप्लीशन का। हाफ लाइफ अपन को निकालने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, क्योंकि वो तो फिक्स होती है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 0.693 अपॉन के।
इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो लगभग मतलब ऐसे आएगा 9.9 समथिंग, लेकिन लगभग अपन कितना मान सकते हैं 10 मान सकते हैं। ठीक है, तो कितना आता है डिवाइड करने पर, अगर दो टर्म ही लू, देखो 6.9 और इधर 0.69 लू, डिवाइड करूं तो परफेक्ट 10 भी आ रहा है, तो 10 आता है। ये अपना प्रूफ हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इन तरह के क्वेश्चन में अपन को सीखना क्या है कि ए की जगह क्या पुट करें, एक्स की जगह क्या पुट करें, एकदम सिंपल, बाकी तो बच्चों वाली मैथ्स है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% जो होती है वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन। 75% कंप्लीट का निकालो। देखो टाइम निकालने के लिए अपन को ये फॉर्मूला होता है, देखो k इक्वल टू 2.303t log a माइनस एक्स। अगर t निकालना तो k को इधर ले आओ, लेकिन इस तरीके से फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे k मालूम होना चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में k नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट लाइन दे रखी है उसके डेटा को यूज करके k निकालेंगे और फिर सेकंड लाइन वाले डेटा में पुट करके अपन आंसर करते हैं। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले k इक्वल टू 2.303t log a अपॉन a माइनस एक्स। कह रहा है 20% कंप्लीशन, इसका मतलब a 100 और x कितना होगा 20, तो a माइनस एक्स कितना हो गया 80। पुट कर देते हैं k 2.303 अपॉन 10, t की जगह 10 क्यों रखा, क्योंकि वो दे रखा है कि 20 मिनट कितने 20% कितने मिनट में कंप्लीट होता है 10 मिनट में। log की जगह log, 100 की जगह 100 और 80 की जगह 80। ठीक है, इन दोनों को 20 से कट करूं तो 5/4 आता है। log में अपॉन का क्या मतलब होता है, log 5 माइनस log 4। अब log 4 को क्या लिख सकता हूं, log 2 की पावर 2, और वो 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 2। ठीक है, देखो मैंने 100 और 80 को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 5 और 2। वापस देखो 4 का बताता हूं, यहाँ पे क्या आएगा, log 5 अपॉन में था तो log 4, ये रहा log 4। log 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, और ये पावर जो होती है वो आगे आ जाती है तो 2 log 2। तो log 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 log 2। तो ये रख दिया, log 5 की वैल्यू ये रही, log 2 की वैल्यू ये रही, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये k निकल गया। अपन को क्या निकालना है, 75% कंप्लीशन कितने में होता है, तो t का फॉर्मूला निकाल देते हैं। देखो ये k का फॉर्मूला था तो t इधर k इधर, ये t का फॉर्मूला जाएगा 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखो 75% कंप्लीट हो रही है तो a 100 और x कितना हो जाएगा 75, तो a माइनस एक्स कितना बचेगा 25। ठीक है, पुट कर देते डेटा, 2.303 की जगह 2.303, k की जगह जो ये फॉर्मूले से अपन ने निकाला था वो पुट कर देंगे, log की जगह log, a की जगह 100, a माइनस एक्स की जगह 25। 100 अपॉन 25 कितना होगा log 4, उसे अपन इसी तरीके से 2 log 2 लिखकर वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपना हाफ लाइफ भी पूरा होता है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निकालते हैं इंटरवल इक्वेशन। तो देखो इंटरवल इक्वेशन क्या है, एकदम नाम से क्लियर है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन को क्या करना है, दो अलग अलग टाइम पे क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, और उसका डिफरेंस करके जो इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, एक टाइम पीरियड के लिए जो इक्वेशन आएगी उसे इंटरवल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे अपन ये जो इक्वेशन निकालेंगे फाइनली कुछ ऐसे दिखेगी, t2 माइनस t1, बोले तो टाइम इंटरवल की इक्वेशन है, इसलिए इसे इंटरवल इक्वेशन कहते हैं। और ये जनरली तब यूज की जाती है जब अपन को इनिशियल कंसंट्रेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इतने टाइम बाद में इतना रिएक्टेंट बचा है, बोले तो a ना देकर a माइनस एक्स पूरा दे रखा है। ठीक है, तो इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज नॉट नोन देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग इंटरवल इक्वेशन। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, आप में से कुछ बच्चे ये देखने के बाद कहेंगे सर इसके फाइनल फॉर्मूले में तो a आ रहा है, तो फिर हमें a की वैल्यू चाहिएगी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, a माइनस एक्स जो पूरा जो होता है वो किसी चीज को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, सर्टेन टाइम बाद में कितना रिएक्टेंट बचा है, तो वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, मतलब पूरे a माइनस एक्स पूरे की वैल्यू दे देंगे कि इतना रिएक्टेंट बचा। ठीक है, और इनिशियल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। निकालते हैं अपन, एकदम सिंपल से, आपकी बुक में डायरेक्ट शॉर्ट में क्या हो, मैं पूरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं, अच्छे समझना। जैसे a से प्रोडक्ट बन रहा है, t इक्वल टू 0 पे a कंसंट्रेशन थी और p प्रोडक्ट कितना होगा 0। t इक्वल टू t1 टाइम पे इसमें से x1 कम हुआ तो ये x1 बन गया, t इक्वल टू t2 पे इसमें से x2 कम हुआ तो ये x2 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। k का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। अगर मैं टाइम का फॉर्मूला निकालूं तो k इधर t इधर आ जाएगा। अब पहले मैं ये डेटा पुट करता हूं, तो t की जगह t1 लिख दिया, 2.303 अपॉन k, log की जगह log, a की जगह a,
और यहाँ नीचे क्या लिख दिया a माइनस x1, ये वाला। ठीक है, ऐसा कैसे T2 के लिए भी रख दिया, क्योंकि मुझे टाइम इंटरवल निकालना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो बाद के टाइम को पहले के टाइम में से माइनस कर देता हूं, T2 में से T1 माइनस कर देता हूं। ये पूरा ऐसे कैसे, ये पूरा ऐसे कैसे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2.303 के कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा लॉग ये वाला और लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये इधर। ठीक है, अब इन पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, अपॉन में होता है तो माइनस में लिख सकते हैं, तो इसको लिखा लॉग a माइनस लॉग a माइनस x2, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस, इसको भी लिख दिया लॉग a माइनस लॉग a माइनस x1, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का लॉग a, ये प्लस का लॉग a कट गया, इसको मैंने हटा दिया, ये ऐसे कैसे बच गया, ये माइनस माइनस प्लस का लॉग a माइनस x1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको आगे पीछे करके लिख दिया, इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले लिख दिया इसको बाद में। अब लॉग में अगर दो चीजें माइनस में हो तो उसे अपॉन में लिख सकते हैं, तो लॉग की जगह लॉग a माइनस x1 ऐसे कैसे, और ये जो था इसको नीचे लिख दिया, ये आ गया T2 माइनस T1। चाहो तो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, और k का निकालना चाहे तो इसको इधर लिया हो तो k के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई अपने इंटरवल इक्वेशन। इस इंटरवल इक्वेशन से एक और चीज प्रूफ होती है, ध्यान से सुनना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ डिफाइनाइट फ्रैक्शन, मतलब एक सर्टेन टाइम टू एक सर्टेन टाइम के बीच में कितना वो कंप्लीशन हुआ है, वो जो होता है वो इनिशियल रेट पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि यहां पर इनिशियल रेट का कोई सिंबल ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मैं अगेन कह देता हूं, यहां पर एक को देखकर ये नहीं कहना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। a माइनस एक्स पूरा ही किसको डिनोट करता है, सर्टेन टाइम के बाद में कितना रिएक्टेंट बचा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है अपन को, लॉग a माइनस x1 अपॉन लॉग a माइनस x2 और T2 माइनस T1। यहां पे बच्चे एक गलती करते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, सोचते हैं कि देखो ये रहा, ये इधर रख दिया, ये रहा, ये इधर रख दिया, स्ट्रेट लाइन आएगी और स्लोप किसके बराबर होगी ये, लेकिन गलत है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इस तरफ जो होता है वो y की वैल्यू होती है और उसको ऊपर रखा जाता है यहां पर, और इस तरफ जो होती है वो x की वैल्यू, तो अपन को y की जगह तो log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 लिखना है, वो तो इस तरफ है, तो पहले इस इक्वेशन को क्या करना, मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, y का फॉर्मूला जो इधर रखते हैं ना उसका फॉर्मूला होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये इधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा k अपॉन 2.303। अब ये पूरा y की जगह, ये पूरा x की जगह, तो ये किसकी जगह हो जाएगा, m की जगह, ये देखो यहां पे रख दिया, ये यहां पे रख दिया, और क्योंकि प्लस माइनस में कुछ है नहीं तो इंटरसेप्ट होगा नहीं, तो लाइन ओरिजिन से पास होगी और स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, k.2.303 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए स्लोप स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर की तरफ कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे अच्छे से समझे इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें। एक मैं एडिशनल पॉइंट और बता देता हूं, अगर अपन को क्या है कि किसी भी मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, तो एक फॉर्मूले से अपन याद रख सकते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन a n माइनस 1, a n माइनस 1 की जगह अपन n की जगह क्या रखेंगे, ऑर्डर, तो देखो, और ये क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे जीरो ऑर्डर का निकालना है तो n की जगह जीरो रख दूंगा, जीरो रखूंगा तो a का क्या आ जाएगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन a माइनस 1, a माइनस 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a आया था वहां पर। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का निकालना चाहूं तो n की जगह 1 पुट करूं, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये हट जाएगा, इसका मतलब टी हाफ a पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का निकालना चाहूं तो यहाँ n की जगह 2 पुट करूंगा तो 1 अपॉन a, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, इस तरीके से अपन थर्ड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से अपन ने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जाते जाते मैं आपको दो न्यूमेरिकल के साथ में छोड़ के जाता हूं, जो आगे की स्लाइड में आप पहले खुद प्रैक्टिस करना, नहीं है तो फिर वो सॉल्व ही है तो उनको देख के प्रैक्टिस करना। तो उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक और बात, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो खूब सारा मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।